नमस्कार दोस्तों, आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट परीक्षा जून 2013 इतिहास का तृतीय प्रश्न पत्र, जिसका पहला प्रश्न है। सूची 1 में कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं, सूची 2 में भौगोलिक स्थिति, उनको हमें मैच करना है। तो मैच करने में इसका जो सबसे कमज़ोर कड़ी सबसे पहले मिलाएंगे, जैसे कि मक्कान का जो मैच होगा वो होगा मकरान तट से। तो इसको जैसे कि मकरान तट। मेहलवा को आप याद कर लीजिए। मेहलवा का जो स्थान है वो सिंधु क्षेत्र है। दिलमुन बहरीन और कुरगांव मध्य एशिया। इस तरह से इसका जो आंसर है वो है सी। चलिए अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। किसने सर्वप्रथम भारत पर आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? IEM वेलर इसका आंसर है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद जिस सभ्यता का उदय भारत में हुआ उसे वैदिक सभ्यता कहते हैं, जिसके संस्थापक आर्य थे। इसलिए कभी कभी वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। विदित है कि सर्वप्रथम भारत पर आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत मार्टिमर व्हीलर ने प्रतिपादित किया, किंतु गॉर्डन वी चाइल्ड एंड व्हीलर महोदय ने आर्यों के निवास स्थान को मध्य एशिया बैक्ट्रिया बताया है। तो ये याद करने वाला पॉइंट है व्याख्या से कि जो आर्यों का निवास स्थल है वो मध्य एशिया, जिसको बैक्ट्रिया उन्होंने बताया है, गॉर्डन वी चाइल्ड और मार्टिमर EM व्हीलर। प्रश्न नंबर 3। उत्तर वैदिक कालीन पांचाल राज्य का प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश था। तो इसका उत्तर है प्रवाहन जावलिन। तो चूंकि पंचाल राज्य की बात हो रही है, पंचाल राज्य में जो दार्शनिक नरेश थे वो थे प्रवाहन जावलिन। व्याख्या देखिए। उत्तर वैदिक कालीन पांचाल राज्य में अनेक दार्शनिक तथा प्रवाहन जावलिन और अरुणी आदि हुए, जिसमें प्रवाहन जावलिन प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश था। उल्लेखनीय है उत्तर वैदिक काल का समय, यहाँ पर समय नोट करने के लिए 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ये उत्तर वैदिक काल का समय है। उत्तर वैदिक काल में विधेय के जनक कैकई के अशुपति, काशी के अजातशत्रु जैसे अनेक ऐसे राजा थे जो ब्रह्म ज्ञान और अध्यात्म चिंतन से जुड़े हुए थे। तो ये कभी भी ये प्रश्न जो है मैचिंग में आ सकता है कि विधेय को जनक से मिलाना है, कैकई को अशुपति से मिलाना है और काशी के अजात शत्रु को से मिलाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन धर्मसूत्रकार नियोग प्रथा से संबंधित प्रश्न है, नियोग प्रथा को अनुचित बतलाता है? तो इसका उत्तर है बोधायन। वैदिक साहित्य को अक्षुण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। सूत्र साहित्य, तो ये पूछा जा सकता है कि सूत्र साहित्य का जो रचना है सूत्र साहित्य की वो क्यों की गई थी? वो की गई थी वैदिक साहित्य को अक्षुण बनाए रखने के लिए। ऐसे सूत्र जिसमें धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है उसे धर्म सूत्र कहते हैं। तो यहाँ पर आप सब धर्म सूत्र की जो परिभाषा है वो देख पा रहे हैं। बोधायन धर्म सूत्र में नियोग प्रथा को अनुचित बताया गया है। नियोग प्रथा को अनुचित बताया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 5।
नगरों में से कौन सा महापाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर है सी, आदि छलनूर। तो इसका मतलब है कि महापाषाण संस्कृति से संबंधित कौन कौन से हैं? चंद्रगिरी है, ब्रह्मगिरी है, उतनूर है, लेकिन आदि छलनूर नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से किसमें कौटिल्य के नाम, कई नामों का उल्लेख है? कौटिल्य के कई नाम, देखो कौटिल्य को हम कई नाम से जानते हैं, और जो ये प्रश्न है ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक का जो भारत का इतिहास है उससे लिया गया है। तो कौटिल्य कई नाम तो आप जानते ही होंगे। तो चलिए इसका उत्तर है अभिधाम चिंतामणि। तो अभिधाम चिंतामणि जो कि हेमेंद्र की है, हेमेंद्र की अभिधाम चिंतामणि में कौटिल्य के कई नामों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि वात्सायन, मल्लिनाग, कुटिल, चाणक्य, द्रामिल, पक्षिल स्वामी, विष्णुगुप्त और अंगुल। तो दोस्तों इन सभी नामों को आप याद कर लें, कभी भी भविष्य में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से निम्नलिखित कौन सा नाम कौटिल्य का नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 7। तमिल लेखकों के तीसरे महान संगम की पीठ स्थित थी। तमिल लेखकों के तीसरे महान संगम, 3 संगम हुए थे तमिल में, तो उसकी पीठ, तीसरे वाले की पीठ कहाँ स्थित थी? तो वो थी मदुरई जो थी वहाँ पर। तमिल लेखकों के तीसरे महान संगम पीठ मदुरई में स्थित थी, जबकि दूसरी कहाँ थी? कपाटपुरम अथवा अलवै। तो ये थी दूसरी, ठीक है। और प्रारंभ में इस संगम का अध्यक्ष जो थे वो अगस्त, इसके बाद उनके शिष्य तोल्काप्पियर, जिन्होंने तोल्काप्पियम नामक ग्रंथ की रचना को, जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है, उसको रचा है। गौरतलब है कि तमिल लेखकों की प्रथम पीठ भी मदुरई में हुई थी। तो ये याद करने वाली बात है कि पहली वाली भी मदुरई में हुई है और तीसरी भी मदुरई में हुई है, लेकिन जो दूसरी है वो कपाटपुरम अलवै में हुई है। और इसके जो दूसरी, इसके जो अध्यक्ष थे वे थे अगस्त जो कि, और इनके शिष्य जो थे तोल्काप्पियर, उन्होंने तोल्काप्पियम नामक ग्रंथ की रचना की है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन से नगर में पुरातन काल के दौरान बंदरगाह नहीं थी? गौर करने वाली बात है, बंदरगाह नहीं थी। तो उत्तर आपको दिखाई दे रही है, इसका उत्तर है पूंपुहार। इसका मतलब ये हुआ कि तुतिकोरिन में भी बंदरगाह थी, ताम्रलिप्ति भी एक बंदरगाह थी और नागापट्टनम भी बंदरगाह थी। और ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि ठीक है, तो ये तुतिकोरिन, ताम्रलिप्ति और नागापट्टनम में बंदरगाह थी, लेकिन पूंबिहार में कोई बंदरगाह नहीं थी। तो इसकी जो व्याख्या है वो देख लेते हैं। ये देखिए, तुतिकोरिन, ताम्रलिप्ति, नागपट्टनम प्राचीन काल के प्रसिद्ध बंदरगाह थे। तमिलनाडु स्थित बंदरगाह कावेरीपट्टनम का आधुनिक नाम पूंपुहार हो गया है। देखो कावेरीपट्टनम ये कहाँ है? तमिलनाडु में। तो इसका आधुनिक नाम क्या हो गया? पूंपुहार। ये एक प्रश्न और बनता है यहाँ से, क्योंकि प्रश्न में पुरातन काल के बंदरगाहों का नाम पूछा गया है, तो आता है यही विकल्प गलत है, यानी कि पूंपुहार में कोई भी बंदरगाह नहीं है पुरातन काल में। अभी तो है लेकिन पुरातन काल में नहीं थी। चलिए अगले प्रश्न नंबर 9 पे, सातवाहन सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित
में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो पहला देखते हैं, उन्होंने सोने के सिक्के जारी नहीं किए थे। तो इसमें चूंकि हम देखना सही नहीं है, तो ये वाला सही है, क्योंकि उन्होंने कोई सोने के सिक्के जारी नहीं किए हैं। और सी देखते हैं, उन्होंने शीशे का सिक्का जारी किया था, ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने पोटीन का सिक्का जारी किया था, ये भी सही है। शीशा पोटीन का सिक्का जारी किया था और सोने का नहीं किया था। उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे, तो इसमें ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है। तो हमारा उत्तर होता है बी। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सातवाहनों ने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। इस दौरान उन्होंने सोने के सिक्के जारी नहीं किए। ज्ञात है कि सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, शीशे, पोटीन और कांसे, देखो इसमें सोना नहीं है, चांदी, तांबे, शीशा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया था। उनके सिक्के अधिकतम शीशे के थे। भारी संख्या में मिले रोमन और सातवाहन सिक्कों के बढ़ते व्यापार का संकेत मिलते हैं। तो एक बात और है कि इन सातवाहन काल में हमें रोमन सिक्के बहुत मिलते हैं। रोमन से तो इससे ये पता चलता है कि सातवाहन काल में रोमन के साथ जो भारत का व्यापार था वो काफी समृद्ध था। प्रश्न नंबर 10, मालवा काल गणना निम्नलिखित में से किस संवत से अभिन्न थी? तो ये थी विक्रम संवत से अभिन्न थी। व्याख्या देखिए, सत्तावन ईसा पूर्व में शुरू होने वाले विक्रम संवत के अन्य नाम कूट संवत अथवा मालव संवत है। देखिए विक्रम संवत के दो नाम और मिलते हैं, कौन कौन से? कूट और मालव संवत। जबकि शक संवत का प्रारंभ हुआ है 78 ईस्वी में। ये हमारा जो भारत का ऑफिशियल कैलेंडर है शक संवत, इसका प्रारंभ हुआ है 78 ईस्वी में। राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रेगरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत को 22 मार्च, देखो ये कभी भी पूछा जा सकता है ये प्रश्न, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। कौन सा? शक संवत। ज्ञात है कि 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। तो हिजरी, ये कभी आपसे पूछा जाए कि हिजरी संवत कब है, तो आप बता सकते हैं 622 में। और ये कब हुआ था? जब पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी। चलिए प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किसमें तमिल वासियों की प्रारंभिक गतिविधियों संबंधी संदर्भ प्राय हैं? तो इसमें हमें तमिल वासियों से संबंधित व्यापारिक जो उनकी गतिविधियां थी उसके साक्ष्य ढूंढने हैं, तो वो है शिल्पादिकारम में। तो शिल्पादिकारम के बारे में देखते हैं। अक्सर इससे प्रश्न पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। शिल्पादिकारम संगमकालीन रचना है जिसमें व्यापारिक गतिविधियों की विवेचना मिलती है। इसकी रचना इलांगो आदिगल ने की थी, तो ये नाम याद रखेंगे। इन्होंने इसमें वलन और कन्नगी की कथा को लिखा है, जबकि मणिमेखले तमिल साहित्य का दूसरा महत्वपूर्ण काव्य है, महाकाव्य है। कौन सा? मणिमेखले, ये दूसरा है। मणिमेखले की जो रचना है वो की गई है सतनार ने। इसमें जो कहानी है वो कोवलन और माधवी के संगम से उत्पन्न मणिमेखले नामक कन्या के साहसिक जीवन का वर्णन है इसमें मणिमेखले में। तो इसमें हमें आज इसमें देखा कि शिल्पादिकारम में वलन और कन्नगी की कहानी है जिसकी रचना इलांगो आदिगल ने की है, और मणिमेखले की रचना शीतले सतनार ने की है,
और इसमें जो इसकी कैरेक्टर है वो है कोवलम। माधवी से उत्पन्न एक कन्या है जिसका नाम है मणि मैखले। चलिए, तो ये 2 महाकाव्य हैं तमिल के, इनको ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 12, दक्कन के प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल का लेखक था। तो इसके जो लेखक थे, इसमें ऑप्शन है कंबन, ओतकुट्टन, पुगलेंदी और तिरुवल्लुवर। तो जो कुरल थे, तो कुरल के थे पुगलेन, थोड़े साउथ के हैं तो बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। चलिए व्याख्या देखते हैं। दक्कन के प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल का लेखक, कुरल का जो लेखक है वो तिरुवल्लुवर। कौन है? तिरुवल्लुवर है। जबकि कंबन ने रामायण का तमिल में अनुवाद किया। ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि रामायण का तमिल में अनुवाद किसने किया या तमिल रामायण किसने लिखी है, तो वो इसका उत्तर है कंबन। ध्यातव्य है कि तोल्काप्पियम और इलांगो आदिगल ने शिल्पाधिकारम नामक संगमकालीन महाकाव्य की रचना की है। तोल्काप्पियर ने तोल्काप्पियम लिखा और इलांगो आदिगल ने शिल्पाधिकारम लिखा, जिसमें कि वलन और कन्नगी की कथा थी। ये महाकाव्य है। तोल्काप्पियम का विषय व्याकरण है। ये अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है कि तोल्काप्पियम जो तोल्काप्पियर ने लिखी है उसका विषय क्या है। ध्यान रहे, कंबन और कुट्टम और पुगलेंदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, किनको तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है? तो एक है कंबन, दूसरे है और कुट्टरम और है तीसरे हैं पुगलेंदिन। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। इसमें 2 सूची दी गई है, वो मिलाना है हमें। तो देखो अभी हमने किया था उसको कि तोल्काप्पियम में क्या था, तोल्काप्पियम की विषय वस्तु क्या है? व्याकरण। तो 1 का 3 बिल्कुल सही है। तिरुकुरल में कौन है? जैन दर्शन दिया गया है। शिल्पाधिकारम में प्रेम कथा है और परिपाडल में क्या है? दर्शन है। तो इसका जो उत्तर हो जाता है वो है डी। चलिए आगे प्रश्न नंबर 14 पे आ गए हम। भारत में सर्वप्रथम किस अभिलेख में शून्य का प्रमाण मिला है? देखिए हम कहते हैं ना कि एक गीत है, शून्य दिया जब भारत ने। तो देखो कब दिया था शून्य? भारत ने दिया था भोजदेव का ग्वालियर अभिलेख। देखिए ये भोजदेव का ग्वालियर अभिलेख है और मैंने व्यक्तिगत रूप से इसको जाके देखा है। तो आप भी कभी ग्वालियर आए तो ये इस अभिलेख को जरूर देखें। भारत में सर्वप्रथम भोजदेव के ग्वालियर अभिलेख में शून्य का प्रमाण मिला है, जबकि गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख से स्पष्ट होता है कि सत शासक नहपान को सातकर्णी ने परास्त कर महाराष्ट्र में सातवाहनों की सत्ता की पुनः स्थापना की। विदित है सर्वप्रथम एरण अभिलेख से गोपराज नामक सेनापति के स्त्री के सती होने का उल्लेख मिला है। तो देखो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सती प्रथा का जो पहला हमें प्रमाण मिलता है वो एरण अभिलेख से मिलता है, जो कि ठीक है ना, कि एरण अभिलेख में व्याख्या की गई कि गोपराज नामक एक सेनापति थे जिसकी युद्ध में मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जो पत्नी थी वो सती होती है। तो ये सती प्रथा का प्रथम जो है ऐतिहासिक साक्ष्य है। और अब मुझे बताएंगे कि कमेंट करके कि सती प्रथा को बैन किसने करवाया था और कब किया था। चलिए, हाथी गुम्फा अभिलेख से खारवेल के शासनकाल की घटनाओं को क्रमबद्ध विवरण मिलता है। चलिए अगले हम सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि 4वीं से 12वीं शताब्दी तक है।
इसमें है प्रश्न नंबर 15। ये मिलाने में आता है और आप इसको बहुत अच्छे से मिला सकते हैं, आपको याद रहना चाहिए इसको, ठीक है। तो इसको तो आप चाहे रट लें, किसी भी तरह से रट लें। चलिए, न्याय, न्याय है गौतम, ठीक है। न्याय किसका है? गौतम का है। वैशेषिक कणाद का है। सांख्य कपिल का, जो सबसे प्राचीन है, सांख्य कपिल का है। मीमांसा जैमिनी का। तो किसी भी तरह याद कर लें कि जैसे गौतम न्याय, कणाद विशेषिक, और जो कपिल है, कपिल सांख्य, जैमिनी मीमांसा, जिस तरह से भी आप याद रख पाएँ इसको याद जरूर कर लें। प्रश्न नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। कोडुमल, कोडुमल क्या है? कोडुमल है एक व्यापारिक केंद्र। गंगईकोंडम, गंगईकोंडम क्या है? चोला की राजधानी है, गंगईकोंड चोलपुरम, तो ये राजधानी है। महाबलीपुरम, ये क्या है? ये एक पल्लव मंदिर है। तो ये पूछा जा सकता है कि महाबलीपुरम किससे से संबंधित है? पल्लव मंदिर है। पुहार हमने अभी देखा था, ये एक बंदरगाह नगर है अब, पहले लेकिन पुरातन काल में नहीं था। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या दी गई है, इसके मध्य पर देख ले। ध्यान रहे कोडुमल व्यापारिक केंद्र है। हाँ, तो हमने अभी प्रश्न नंबर क्या देखा था? 16, और उसकी व्याख्या। ध्यान रहे कोडुमल एक व्यापारिक केंद्र है जो प्राचीन काल में दक्षिण भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। गंगईकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी का निर्माण कावेरी केरल के निकट राजा राजेंद्र प्रथम ने कराया था, जबकि महाबलीपुरम पल्लवकालीन मंदिर है और पुहार प्राचीन कालीन एक बंदरगाह नगर है। चलिए प्रश्न नंबर 17, ये असर्शन और रीजनिंग का प्रश्न है। आजकल ऐसे प्रश्न बहुत आने लगे हैं। पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम सहित कतिपय उत्कृष्ट शैल खचित हिंदू मंदिर का निर्माण करवाया था, क्योंकि कारण महेंद्र वर्मन प्रथम शुरू में जैन था किंतु शैव अनुयायी बाद में वो बन गया था। तो इसमें जो है, इसका जो उत्तर है, इसमें जो पहला कथन है वो गलत है और दूसरा सही है। इसकी व्याख्या देखेंगे। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन ने करवाया था। किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन ने करवाया था। तो इसमें ये महेंद्र वर्मन नहीं थे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित का अनुक्रमिक क्रम दीजिए और प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमें क्या करना है? इसको सीक्वेंस में लगाना है। तो ये याद कर लें आप, इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो इस तरह से बनेगा। पहले नंबर पर है आदित्य चोल, दूसरे नंबर पर है प्रांतक, तीसरे नंबर पर क्या है? राजा राज चोल, और चौथे नंबर पर है राजेंद्र चोल। तो आप ये इसमें देखेंगे कि जो ये सबसे महान हुए हैं राजेंद्र चोल, तो ये चूँकि बाद में आए थे, तो ये इस सीक्वेंस को आप याद रखेंगे। आदित्य, प्रांतक, राजाराज और राजेंद्र, इस तरह से याद कर लें। आदित्य, प्रांतक, राजाराज, राजेंद्र। चलिए प्रश्न नंबर अब अगले सेक्शन से हैं, जो कि 1206 से 1526 तक है। ये मध्यकालीन भारत के प्रश्न हैं। कौन सा सही नहीं है? इल्तुतमिश का मकबरा इस बात का संकेत करता है कि इसके निर्माण में हिंदू तथा मुस्लिम स्थापत्य कला की परंपराओं का मिला जुला प्रयोग किया गया है। तो ये जो है, ये इसका देखेंगे कि ये सही है या गलत है। तो चलिए अगला है
प्रथम बार असली मेहराब का प्रयोग सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद के मकबरे में किया गया। घोड़े की नाल की आकृति की मेहराब का प्रथम बार प्रयोग अलाई दरवाजे के निर्माण में किया गया। देखिए इसमें बहुत सारे फैक्ट आ रहे हैं तो इसको ध्यान से देखेंगे। दोहरी मेहराब कही जाने वाली वास्तुशिल्पीय युक्ति का प्रयोग सल्तनत काल में निर्मित किसी भी भवन में नहीं किया गया। तो नीचे दिए गए खूंटों से अपने उत्तर का चयन करें तो इसका उत्तर निकलता है 1, 3 और 4, यानी कि ये सही नहीं है। 1, 3 और 4। तो बस इसमें दूसरा वाला जो है वो फैक्ट सही है कि प्रथम बार असली मेहराब का जो प्रयोग है नसरुद्दीन महमूद के मकबरे में किया गया था। मेहराब का मतलब होता है जैसे कि आप देखेंगे मुस्लिम स्थापत्य कला में जो इस तरह से कुछ उसकी आकृति बनती है, इस तरह से। तो ये होंगे मेहराब। चलिए प्रश्न नंबर 20। 1236 से 1296 तक किसने सुल्तानों ने शासन किया? कितने सुल्तानों ने? 1236 से 1296 तक। तो ये थे 10 सुल्तान। सल्तनत काल में 1236 से 1296 तक 10 सुल्तानों ने दिल्ली पर शासन किया था। उल्लेखनीय है 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज, शाह तुर्कान, रजिया, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकोबाद, जलालुद्दीन और अलाउद्दीन जो कि 1296 तक शासक रहा। तो अक्सर इनका सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं कि पहले कौन था। तो पहले थे इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज, फिर शाह तुर्कान, फिर है रजिया, फिर है बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद आते हैं नसरुद्दीन महमूद, और नसरुद्दीन महमूद के बाद आते हैं बलबन, और बलबन के बाद थे कैकोबाद, और कैकोबाद के बाद जलालुद्दीन, और जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन। तो इसको भी आप याद कर लेंगे। प्रश्न नंबर 21। वही पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। तो उत्तर में आपको दिखाई दे रहा है डी नहीं है, तो हमें सही वाले को ध्यान से एक बार देख लेना है। दिल्ली सल्तनत में हस्तशिल्प उत्पादन में दासों के श्रम का उपयोग काफी महत्वपूर्ण था। सही बात है। अकुशल घरेलू कार्य के लिए भी दासों को काम में लिया जाता था। ये भी सही बात है। सुल्तान फिरोज तुगलक के दासों में, फिरोज शाह तुगलक जो थे उनके दासों में 12,000 शिल्पकार भी थे। और ये जो गलत कथन है उसको भी देख लेते हैं। सल्तनत कालीन भवनों जिसमें मस्जिद और मकबरे भी थे के निर्माण के लिए अप्रवासी मुसलमान राजगीर को काम पर लगाया गया। नहीं, ये गलत है। यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे सल्तनत कालीन भवनों जिसमें मस्जिद मकबरे भी थे निर्माण के लिए अप्रवासी मुसलमान राजगीर को काम पर नहीं लगाया गया था, जबकि यह कार्य दासों द्वारा करवाया जाता था। दिल्ली सल्तनत में हस्तशिल्प उत्पादन में घरेलू कार्य के लिए दासों का उपयोग होता था। तो फिरोज शाह तुगलक के दासों में 12,000 शिल्पकार भी थे। इसी ने दासों के लिए दीवान ए बंदगाम, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, दीवान ए बंदगाम, ये दासों का एक विभाग हुआ करता था जो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 22। सल्तनत कालीन भारत में किन फसलों की खेती नहीं की जाती थी? तो वे फसल कौन सी थी? वो थी आलू और मक्का। और जिसकी की जाती थी जो तो बच्चों की हड़प्पा कालीन से ही मिलता है हमें, और तिल, इनकी फसलें की जाती थी। सल्तनत कालीन भारत में आलू और मक्के को छोड़कर गेहूं, जौ, धान, गन्ना, तिल आदि फसलें उगाई जाती थी।
सल्तनत काल में भू राजस्व निर्धारण के मुख्य 3 तरीके प्रचलित थे। एक था, तो ये प्रश्न बनता है कि भू राजस्व निर्धारण के ये 3 तरीके हैं, जिसमें एक आता है बटाई, जिसको बोला जाता है किस्मते गल्ला। बटाई को क्या बोला जाता है? किस्मते गल्ला। और इसको मसाहत, ठीक है ना, मसाहत। तो मसाहत को बोला जाता है भूमि के पैमाइश के आधार पर उपज का निर्धारण। मसाहत यानी कि उसकी पैमाइश करेंगे और पैमाइश करके तब उपज का निर्धारण करेंगे। और तीसरा है मुक्ताई। मुक्ताई का मतलब होता है बाट प्रणाली, ठीक है ना। तो ये 3 तरीके थे भाई सल्तनत काल में, एक तो बटाई, दूसरा मसाहत और तीसरा मुक्ताई। चलिए प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में ध्यान से देखेंगे। इसमें दिल्ली सल्तनत के कुछ शासक और उनके कार्य एवं घटना का उल्लेख है, तो इसका मिलान दिया गया है। जलालुद्दीन खिलजी, तो ये अक्सर पूछा जाता है कि सिद्दी मौला का जो विद्रोह था किसके काल में हुआ था, तो वो हुआ था जलालुद्दीन खिलजी के काल में, और उस समय उसका वध कर दिया गया था। सिद्दी मौला का वध जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में मालवा और गुजरात की को सल्तनत में मिला लिया गया था। मालवा और गुजरात को अलाउद्दीन खिलजी के समय जीत लिया गया था। और बंगाल पर जो विजय पाई थी वो गयासुद्दीन तुगलक ने पाई थी, है ना। और इसी तरह से फिरोज शाह तुगलक ने जो क्या किया था, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, है ना। सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो स्थापना की थी वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो ये प्रसिद्ध कुछ घटनाएं हैं जिसको आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 24। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां के 3 उत्तराधिकारियों के नाम निम्नलिखित है। तो उसमें इनका क्रम लगाने के लिए भी पूछा गया है। तो इनके 3 थे, मुबारक शाह, अलाउद्दीन आलम शाह और मोहम्मद शाह। तो इसका क्रम बताना है हमें, कौन सा सही क्रम था। तो इसका सही क्रम था, सबसे पहले नंबर पे थे मुबारक शाह, दूसरे नंबर पे थे मोहम्मद शाह और तीसरे नंबर पे थे अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है सूफी शब्दावली और उसके अर्थ। तो ये कुछ सूफी शब्दावली दी गई है, तो इनके हमें अर्थ बताने हैं। तो फुतुहू का मतलब है, फुतुहू का मतलब है आपका, हाँ, ऐच्छिक दान। फुतुहू का मतलब क्या हुआ? ऐच्छिक दान। समा का मतलब है सूफी संगीत समागम। तो आप इस तरह से वो कहते हैं ना भाई, तुमने तो भाई समा बांध दिया, ऐसा गाया कि समा बांध दिया। तो इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। बरकत, तो बरकत का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा सूफी द्वारा अर्जित आध्यात्मिक शोभा। कहते हैं अल्लाह बरकत करेगा, तो मतलब आपको अल्लाह की जो आध्यात्मिकता है वो प्राप्त होगी, उसको बरकत कहते हैं। मलफूज जो होता था सूफी संतों के वार्तालाप को मलफूज कहा जाता था, ठीक है। चलिए, तो ये था 25वां प्रश्न। अब इसके बाद देखते हैं भारत में 1526 के बाद, ठीक है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुरु नानक सभी प्रमुख समकालीन धार्मिक विश्वासों और अनुष्ठानों, चाहे वह हिंदू या मुस्लिम थे, में रुचि रखते थे। और इसमें तो हमें बताना कि ये बात सही है कि गलत है, क्योंकि प्रश्न में जो पूछा गया है वो पूछा है सही नहीं। गुरु नानक जैन मुनियों के प्रति उदार थे। दूसरा कथन,
अब तीसरा कथन, उनके विचार में धर्म ग्रंथों का प्रारंभिक पठन समय का दुरुपयोग है। प्रारंभिक पठन समय का दुरुपयोग है। चौथा कथन है, अपने जीवन काल के अंतिम 15 वर्ष गुरु नानक ने कीरतपुर में व्यतीत किए थे। तो इसमें जो गलत है आपका पहला और जो चौथा है वो गलत है। गुरु नानक सभी प्रमुख समकालीन धार्मिक विश्वास और अनुष्ठानों चाहे हिंदू मुस्लिम में रुचि रखते थे। ये दो और ये अपने जो अंतिम 15 वर्ष में किया ये गलत है, ठीक है ना। इसका सही उत्तर है कि वो जैन मुनियों के प्रति उदार थे और उनके विचार में धर्म ग्रंथों का पारंपरिक पाठन समय का दुरुपयोग है कि अगर हम धर्म ग्रंथों को पारंपरिक तरीके से पढ़ते हैं तो वो मानते थे वो धर्म समय का दुरुपयोग है। प्रश्न नंबर 27, तो ये वही असेसन और रीजनिंग का प्रश्न है। अपने पिता एवं शूर शासकों के समय के अपने पिता और शूर शासकों के समान हुमायूं भी अपने से उच्चतर किसी राजनीतिक सत्ता को मान्यता देने का इच्छुक नहीं था। कारण उसने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण कर ली थी। बताएं, सोचें। इसका तो उत्तर आपको दिख नहीं रहा है, बताइए। तो इसमें जो है इसकी व्याख्या जब हम देखेंगे तो इसका उत्तर होगा ए सही है, आर गलत है। आर क्या था? आर था उसने खलीफा की उपाधि धारण कर ली थी, तो ये गलत है ना। हुमायूं ने कोई खलीफा की उपाधि धारण नहीं की थी। हुमायूं तो वैसे ही इधर से उधर घूमता रहा था। हुमायूं ने 1530 से 1556 के मध्य मुगल साम्राज्य पर शासन किया, जो अपने पिता और शूर शासकों के समान अपने से उच्चतर किसी राजनीतिक सत्ता को मान्यता देने की इच्छुक नहीं था। ना तो शूर शासक देते थे, ना ही उनके पिता बाबर देते थे, तो उसने भी वो भी नहीं देता था। उसने स्वयं खली की उपाधि धारण नहीं की थी। खली का मतलब जो खिलाफत की जो उपाधि होती है। विदित है कि बाबर ने गाजी की उपाधि, बाबर जो हुमायूं के जो उनके पिताजी थे, उन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी, और वो भी कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में, उसके उपरांत धारण की थी। प्रश्न नंबर 28, यह किसका कथन है कि एक स्त्री के लिए सबसे उत्तम स्थान पर्दा या फिर कब्र है? तो देखिए, आधुनिक काल में बड़ी इस बात को देखा जाए तो कितनी बड़ी बात है। ये बदायूनी इस तरह की बात कहती हैं। बदायूनी ने कहा था एक स्त्री के लिए सबसे उत्तम स्थान जो है वो या तो पर्दा है या फिर क्या है? कब्र है, जो कि आज के समय पे ये बात पूरी तरह से अनुचित है। चलिए, निम्न में से किसने मालवा पर मुगल आक्रमण को यह कहकर उचित ठहराया कि बाज बहादुर ने अपने आप को अनैतिक और कुत्सित कार्यों में लिप्त कर रखा था? तो ये बात कहने वाले थे निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद ने मालवा पर मुगल आक्रमण को यह कहकर उचित ठहराया था कि बाज बहादुर ने अपने आप को अनैतिक बना रखा है ना। तो एक प्रकार से कुशासन के आधार पर जो था मालवा पर की जो विजय थी उसको वैध ठहराने की बात है। प्रश्न नंबर 30, इसमें अभिकथन है, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चमत्कृष पर थी। बिल्कुल बात सही है, इससे कोई भी दो राय नहीं इसमें। और अगला है, वह अन्य कलाओं में रुचि नहीं रखता था। नहीं, ये गलत है। जो क्या नाम है, जहांगीर थे वो दूसरी कलाओं में भी रुचि रखते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उन्होंने रुचि रखी वो चित्रकला में रखी। मुगल काल में हुमायूं ने चित्रकला के जिस बीज का रोपण किया था वह जहांगीर के काल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा।
क्योंकि जहांगीर स्वयं चित्रकला में पारंगत था। उसने आगरा में अकारिजा की अध्यक्षता में चित्रशाला की शुरुआत की थी। किसकी? देखो, एक तो आगरा और किसकी? अकारिजा की अध्यक्षता में क्या बनवाई? चित्रशाला की शुरुआत की। और वो चूँकि वास्तुकला में भी उसकी बहुत रुचि रही। आप देखेंगे कि जहांगीर ने दूसरे भी कुछ ऐतिहासिक भवनों का निर्माण करवाया है। तो अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30। आज ये प्रश्न नंबर 30 हो गए। अब 31 की तरफ। जो 31 प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिकारी का मुगल साम्राज्य के नगरीय प्रशासन से संबंध नहीं था? तो उत्तर में आप देख ही पा रहे हैं, नाजिम का जो संबंध था वो नगरीय प्रशासन से नहीं था। बाकी काजी का भी था, मीर अदल का था, कोतवाल का भी था। व्याख्या में देखिए, मुगल काल में काजी, मीर अदल और कोतवाल का संबंध नगरीय प्रशासन से था, जिसमें काजी का कार्य क्या होता था? न्याय करना। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि मुगल काल में न्याय का कार्य कौन देखता था? तो वो कौन देखते थे? काजी साहब। मीर अदल का कार्य नगरीय प्रशासन हेतु घुड़सवार विभाग, मीर ए अदल मतलब घुड़सवार विभाग। जबकि नाजिम का संबंध किससे था? प्रांत से था। जो प्रांत के गवर्नर होते थे उनको नाजिम कहा जाता था। प्रश्न नंबर 32। इसमें वही है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखेंगे, पहला कथन, शाहजहां ने झरोका दर्शन और तुलादान की प्रथाएं समाप्त कर दी थी। तो ये जो कथन है आप उत्तर में देख ही पा रहे हैं, ये कथन सही नहीं है। तो ये किसने क्या हुआ था, ये बाद व्याख्या में देखेंगे। दूसरी देखिए, शाहजहां ने शांति दास, जो कि अहमदाबाद का प्रमुख जौहरी और साहूकार था, जो जैन मुनियों के विश्राम स्थल का निर्माण करने हेतु भूमि अनुदान देने से इनकार कर दिया। जिसने शाहजहां ने शांतिदास की बात हो रही है। ये एक साहूकार थे जो उन्होंने भूमि अनुदान देने से इनकार कर दिया था। चलिए, कथन तीसरा, शाहजहां ने कश्मीर में हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य वैवाहिक संबंध पर रोक लगा दी थी। ये बात बिल्कुल सही है। कश्मीर में हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो वैवाहिक संबंध हो रहे थे, शाहजहां ने उसको बंद करवा दिया था। चौथा, शाहजहां ने धर्मवेत्ताओं को सिजदा न करने की छूट दे दी थी। नहीं, ऐसा नहीं था। उन्होंने धर्मवेत्ताओं को जो है सिजदा न करने की छूट नहीं दी थी। चलिए, व्याख्या देखते हैं। मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में इस्लाम का पक्ष लिया था, किंतु कालांतर में दारा शिकोह और जहांआरा के प्रभाव के कारण सहिष्णु बन गया था। उसने ही झरोका दर्शन, तुलादान और हिंदू राजाओं के लिए माथे पर तिलक लगाने की प्रथा को जारी रखा था। कौन सी? झरोका दर्शन, है ना, तुलादान और हिंदू राजाओं के लिए माथे पर तिलक लगाने की जो प्रथा है, जैसे कि उनके दरबार में कोई भी हिंदू राजा जाता था तो वो उनके माथे पर तिलक लगाकर उनका स्वागत करते थे। तो ये प्रथा जो थी उन्होंने जारी रखी थी। किसने? शाहजहां ने शांति दास, जो कि अहमदाबाद का प्रमुख जौहरी साहूकार था, जो जैन मुनि के विश्राम स्थल का निर्माण हेतु भूमिदान दिया था उन्होंने। ठीक है ना। तो ये देख, तो इसमें जो कथन उत्तर के अनुसार देख रहे हैं हम, पहला और जो चौथा है वो सही नहीं है, बाकी सब सही है। चलिए, प्रश्न नंबर 33। शिवाजी ने अपने स्वराज क्षेत्र में दक्खन की शक्तियों की घुसपैठ को नियंत्रित
किया। दूसरा कथन, उन्होंने 1664 में सूरत को लूटा। तीसरा कथन, उन्होंने शाइस्ता खान और मिर्जा शासक जयसिंह के आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया। चौथा, शिवाजी की शक्ति को कमजोर करने के उद्देश्य से मुगलों ने बीजापुर और गोलकुंडा का मुगल साम्राज्य में विलय किया। तो इसमें जो सही नहीं है वो है बी ऑप्शन, इसमें कि पहला और चौथा है, यानी कि पहला और चौथा गलत है और दूसरा और तीसरा सही है। सूरत की जो लूट थी वो 1664 में ही हुई है और उन्होंने शाइस्ता खान और मिर्जा राजा जयसिंह के आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया था। किसने? शिवाजी ने। यहाँ पे व्याख्या में कुछ और मिलेगा। शिवाजी ने मिर्जा जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि, उन्होंने उसका जब आक्रमण किया तो ना पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी को की थी। पूछी जाती है पुरंदर की संधि। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई, जबकि बीजापुर 1686 में, गोलकुंडा 1687 में मुगलों द्वारा जीत लिया गया। मुगलों में किसने? वो औरंगजेब ने जीता था। विदित है कि शिवाजी ने अपने स्वराज क्षेत्र में दक्कन के शक्तियों की घुसपैठ को नियंत्रित किया और 1664 में सूरत को शिवाजी ने लूटा था। प्रश्न नंबर 34, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जैसे कि उत्तर से देख पा रहे हैं ये वाला सुमेलित नहीं है। बी अशरफ, कुलीन वंश का व्यक्ति को, जो कुलीन वंश के व्यक्ति होते थे उनको अशरफ कहते थे। आजकल भी देखेंगे अब मुस्लिम कम्युनिटी में कई लोग अशरफ नाम लगाते हैं। जामा एक कामिल, सामान्य दर पर लगान निर्धारण जो होता था उसको जमा एक कामिल कहा जाता था। सिवना निगर, समाचार भेजने वाला जो होता था उसको सिवना निगर कहा जाता था। 35, इसमें भी पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। तो उत्तर से आप देख पा रहे हैं इसमें ये वाला सही नहीं है। चलो हम पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ने से क्या होता है, आप जब सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा और बार बार अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको ये सारे फैक्ट याद हो जाएंगे। क्योंकि जब भी प्रश्न आते हैं इन्हीं व्याख्याओं से प्रश्न बनेंगे। चलिए, मुगलों की मौद्रिक व्यवस्था मुख्यतः चांदी के रुपये पर आधारित थी। बिल्कुल बात सही है। यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है कि मुगलों की मौद्रिक व्यवस्था किस धातु के सिक्के पर आधारित थी, हैं? बी बाबर ने शाहजहाँ तक सभी मुगल शासकों की मध्य एशिया में अपना राज्य स्थापित करने की महत्वाकांक्षा रही। तो ये बिल्कुल सही है कि उन्होंने मध्य एशिया में अपने साम्राज्य को स्थापित करने की जो उनकी इच्छा थी वो हमेशा रही। 1605 में 1658 के काल में मनसब व जहांगीर व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे। बिल्कुल सही है। व्याख्या देखेंगे, बाबर से शाहजहाँ तक सभी मुगल शासकों की भू राजस्व नीति राजाओं और प्रजा के बीच संबंध हेतु बेहतर थी। मुगलों के मनसबदारी और जागीर व्यवस्था ने एक सशक्त मध्य वर्ग को तैयार किया। ध्यान रहे कि मुगलों की मौद्रिक व्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित थी? चांदी पर। चलिए अब आते हैं प्रश्न ब्रिटिश राज की स्थापना से संबंधित, जिसमें पहला जो 36 नंबर प्रश्न है, अभिकथन। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के भारत आगमन से 17वीं शताब्दी में भारत के निर्यात व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। तर्क, 17वीं शताब्दी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कारण बड़ी मात्रा में चांदी लाई गई। नहीं, ये गलत है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो चांदी तो बल्कि व्यापार संतुलन जो था वो यूरोप के पक्ष में चला गया था। पहले जो व्यापार संतुलन था भारत के पक्ष में था।
हाँ, व्याख्या में देखेंगे, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के भारत आगमन से 17वीं शताब्दी में भारत के निर्यात व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ा, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कारण चांदी नहीं लाई गई। ध्यात्व है कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 37, आसाम के अहोम राज्य का वर्णन किस मुगल दरबारी इतिहास लेखन में किया गया है? वो है आपका आलमगीरनामा। कौन सा है? आलमगीरनामा में ही असम का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। व्याख्या देखेंगे, महत्वपूर्ण व्याख्या है, मिर्जा मोहम्मद काजिम द्वारा रचित आलमगीरनामा की पृष्ठ संख्या 70 पर आसाम के अहोम राज्य का वर्णन किया गया है। पहले उनको आसाम का क्या नाम मिलता है हमें? अहोम। जबकि अब्दुल हामिद लाहरी द्वारा रचित पादशाहनामा, तो ये पूछा जाता है पादशाहनामा किसका है? अब्दुल हामिद लाहौरी। शाहजहाँ के शासनकाल से संबंधित ये ग्रंथ है। और फुतुहात ए आलमगिरी, यह है ईश्वरदास नागर का। फुतुहात ए आलमगिरी ईश्वरदास नागर का द्वारा रचित है। और मासिर आलमगिरी जो है मोहम्मद साकी मुस्तैद खां का है, ये है ना, मोहम्मद साकी मुस्तैद खां का है, ये द्वारा रचित है, जो कि औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 38, किस इतिहासकार ने जमींदारों, जागीरदारों एवं किसानों के बीच त्रिपक्षीय संबंधों को मुगल साम्राज्य के संकट एवं पतन का कारण माना? है ना, जो कि ये थे सतीश चंद्र। इन्होंने जमींदार, जागीरदार और किसानों के जो त्रिपक्षीय संबंध थे, उन्हीं के कारण मुगल साम्राज्य के संकट के एवं पतन का कारण माना है सतीश चंद्र साहब ने, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 39, तो इसमें वही सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है देखेंगे। कथन ए, स्थल मार्ग द्वारा भारत में आयोजित वस्तुओं में घोड़ों का बहुत बड़ा हिस्सा था। ये बात बिल्कुल सही है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो आयातित वस्तुएं होती थी उनमें घोड़ा जो था वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा था उसका भी। 17वीं शताब्दी में सूरत के व्यापारियों में वीरजी वोहरा एक प्रमुख व्यापारी थे। तो ये बिल्कुल सही है भाई, वीरजी वोहरा का नाम बिल्कुल मिलता है। सूरत के बहुत प्रसिद्ध व्यापारी थे ये। सी, पुर्तगालियों ने 17वीं शताब्दी में भारत के समुद्री व्यापार पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा। नहीं, वो खो दिया था बाद में, पहले शुरुआत में था लेकिन बाद में उन्होंने खो दिया। 17वीं शताब्दी में अनेक मुगल अमीरों ने व्यापार और वाणिज्य में भाग लिया। ये बिल्कुल बात सही है कि मुगल अमीर जो थे वो व्यापार में भाग लेते थे। व्याख्या करेंगे। स्थल मार्ग द्वारा भारत में आयातित वस्तुओं में घोड़ों का बहुत बड़ा हिस्सा था। 17वीं शताब्दी में सूरत के व्यापारियों में वीरजी वोहरा एक प्रमुख व्यापारी थे। साथ ही 17वीं शताब्दी में अनेक मुगल अमीरों ने व्यापार और वाणिज्य में भाग लिया, जबकि पुर्तगालियों को 17वीं शताब्दी डचों और अंग्रेजों ने भारत के समुद्री व्यापार पर कमज़ोर कर दिया था। किन्होंने? डच और अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को कमज़ोर कर दिया था। और यहाँ देखेंगे अभिकथन। प्रश्न नंबर 40, बंगाल में दीवानी अधिकारों के ग्रहण करने के पश्चात कब हुए बंगाल में दीवानी अधिकार? हुए थे आपके 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद। कंपनी ने प्रत्यक्षतः स्वयं धन निकास का आयोजन कर लिया। तर्क, कंपनी ने इंग्लैंड को बंगाल का राजस्व निवेश के नाम पर भेजना प्रारंभ कर दिया। बंगाल का राजस्व जो था वो इंग्लैंड भेजते थे निवेश के नाम पर कि हम तो भाई इसको निवेश कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसकी व्याख्या भी बिल्कुल सही है। व्याख्या में आप देखेंगे, कथन बंगाल में
दीवानी अधिकारों के ग्रहण करने के पश्चात कंपनी ने प्रत्यक्षतः स्वयं धन निकास का आयोजन कर लिया। तर्क है, कंपनी ने इंग्लैंड को बंगाल का राजस्व निवेश के नाम पर भेजना प्रारंभ कर दिया था, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 41, भारत में सबसे बड़ा ब्रिटिश पूंजी निवेश किस में किया गया था? तो वो तो चूँकि ऑप्शन देख के आप बता पा रहे हैं, रेलवे, है ना। तो रेलवे, बैंकिंग, बीमा, नौ परिवहन। चलिए 1860 के बाद ब्रिटेन के पूंजीपतियों ने बड़े पैमाने पर भारत में पूंजी का निवेश किया। पूंजी का यह निवेश मुख्य रूप से कहाँ? रेल वगैरह में किया गया और बाद में किया गया सिंचाई में, बागान में, है ना। प्रश्न नंबर 42, वाणिज्यिक इतिहास में कठिनाई से इस दरिद्रता के समानांतर कोई अन्य उदाहरण मिलेगा? भारत के मैदानों को जुलाहों की हड्डियाँ विरंजित करती है। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? तो ये कथन है विलियम बेंटिक का, है ना। तो ये बड़ा ही, ये भारत के, ये याद कर लो बस, भारत के मैदानों को जुलाहों की हड्डियाँ विरंजित करती है। ये कथन किसका है? ये कथन है विलियम बेंटिक का। प्रश्न नंबर 43, प्रश्न नंबर 43 है, देशीय लोगों को शिक्षित करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। ये किसने कहा था? वार्नी हेस्टिंग्स ने कहा, वेल्जली ने कहा, विलियम बेंटिक ने, या लॉर्ड मोयरा ने? तो ये जो था लॉर्ड मोयरा या मेयो आना चाहिए वैसे। चलो देखते हैं व्याख्या। प्रगतिशील विचारों से प्रभावित होकर लॉर्ड मेयो ने भारतीयों को शिक्षित करने का कार्य किया। उसने लोगों को शिक्षित करना अपना नैतिक कर्तव्य समझा और अजमेर में एक मेयो कॉलेज की स्थापना की। उल्लेखनीय है कि इसके समय में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना हुई और प्रथम जनगणना का श्रेय भी इनको दिया जाता है। तो प्रथम जनगणना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1872 में, है ना। 1872 में हुई थी ये पहली जनगणना, लेकिन जो पूरे भारत की जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1881 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा कारण ब्रिटिश भारत में साहूकार के उत्थान का कारक नहीं था? तो नवराजस्व नीति साहूकारों के उत्थान का कारण नहीं था, है ना। नवराजस्व नीति थी, बिल्कुल थी। नवविधि नीति थी, बिल्कुल थी। कृषि का व्यापारीकरण था, बिल्कुल था। लेकिन क्या नव शिक्षा प्रणाली थी? नहीं थी। ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश द्वारा अपनाई गई कुछ नीतियों जैसे कि नव राजस्व नीति, नव विधि प्रणाली, कृषि का व्यापारीकरण आदि ने साहूकारों के उत्थान का प्रमुख कारण बना, जबकि नव शिक्षा प्रणाली भारतीय राष्ट्रवाद के विचारों को पनपने का अवसर प्रदान किया। प्रश्न नंबर 45, किस वर्ष में विज्ञान की शिक्षा के लिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो इंडियन एसोसिएशन 1876 में, है ना। और एक बात और यहाँ पे एक प्रश्न से ही क्लियर हो रहा है, इंडियन एसोसिएशन किसकी शिक्षा के लिए था? विज्ञान की शिक्षा के लिए, है ना। तो ये थी स्थापना डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार 20 जुलाई 1876 में इन्होंने की थी। महेंद्र लाल सरकार ने, यह भारत का सबसे पुराना शोध संस्थान है इंडियन एसोसिएशन। जबकि इंडियन लीग की स्थापना, इंडियन लीग और इंडियन एसोसिएशन दोनों अलग। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष द्वारा 1775 में बंगाल में की गई थी, जिसका उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रीय राजनीतिक शिक्षा का प्रसार करना था। तो जब भी आपसे कभी सीक्वेंस में पूछे
तो सबसे पहले आएगा आपका इंडियन लीग और दूसरे नंबर पे आएगा इंडियन एसोसिएशन, क्योंकि 1875 में इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष और 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना महेंद्र लाल सरकार ने की थी। और इसके पश्चात जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं गद्यांश के, क्योंकि इसमें आपको गद्यांश पढ़कर सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जब भी आप इस तरह का प्रश्न करें तो आप सबसे पहले प्रश्नों को एक बार नज़र मार ले, पढ़ लें, उसके बाद इस पूरे पैरा को पढ़ें तो आपको उत्तर निकालने में बड़ी आसानी होगी। चलिए, तो अब जो है अब जो हम लेते हैं प्रश्न वे हैं, अगला सेक्शन है आर्थिक एवं सामाजिक नीतियाँ। इसमें प्रश्न नंबर 51, ठीक है। 1833 के पश्चात ब्रिटेन के लिए भारतीय धन निकासी का सिद्धांत का एकल सर्वाधिक स्रोत था, यानी कि भारत से जो धन की निकासी की जाती थी सबसे ज़्यादा कहाँ से वो पैसा निकाल कर ब्रिटेन भेजा जाता था, वो था भारत में ब्रिटिश पूंजी का निवेश के नाम पर जो पैसा भेजा जाता था वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक एकल स्रोत था। प्रश्न नंबर 51 की जब हम व्याख्या देखते हैं तब हमें क्लियर होगा। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट पूछा जाता है, एविल्स ऑफ ऑल एविल की संज्ञा दी थी किसको, किसके धन के निष्कासन को किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी ने दी थी। नौरोजी के अनुसार 1833 के पश्चात भारत का धन बाहर जाना शुरू हुआ और वही धन भारत के ऋण के रूप में आया, और इस ऋण के लिए और अधिक ब्याज एक प्रकार का यह ऋण कुचक्र बन गया, यानी कि भारत का पैसा ब्रिटेन जाता, ठीक है, ब्रिटेन से यही पैसा भारत को ऋण यानी कि लोन के रूप में दिया जाता। अब भारत अपने ही पैसे, यानी कि एक प्रकार से भारत ने अपने ही पैसे को लोन पर लिया और उस पर वो फिर से ब्याज देते थे। तो ये चक्र ऐसे चलता रहता था जो कि बहुत ही निंदनीय था। चलिए, अगला सेक्शन जो है वो है राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रोत्तर भारत, यानी कि जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन का भारत है और उसके बाद का। निम्न में से बहावी एवं कुक्का आंदोलनों में कौन सा समान विशेषता थी? कि समान विशेषता ढूंढनी है किसकी? बहावी और कुक्का की। दोनों धार्मिक, एक तो ये था कि दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुए, परंतु दोनों ही धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन बन गए। ये उत्तर बिल्कुल सही है। दोनों बहावी और कुक्का, इसकी व्याख्या जब हम देखेंगे, बहावी कुक्का आंदोलन में एक समानता यह थी कि दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुए, परंतु दोनों ही धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन बन गए। विदित है कि कुक्का आंदोलन के प्रवर्तक भगत जवाहरमल थे, जबकि बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद, जो कि रायबरेली के निवासी थे। प्रश्न नंबर 53, राजा राम मोहन राय के जीवनी का लेखक कौन था? तो ये थे मेरी कारपेंटर, है ना, मेरी कारपेंटर थे। प्रश्न नंबर 54, किसके प्रयत्न स्वरूप विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना था? तो वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर उनकी पत्नी थे, जिन्होंने वही विधवाओं के लिए बहुत काम किया और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है उन्होंने पारित करवाया। प्रश्न नंबर 55, 1891 में बाल विवाह का निषेधक अधिनियम किसके प्रयास से पारित हुआ था? वो थे केशव चंद्र सेन और बहराम जी मालाबारी।
1851 में बाल विवाह का निषेधक अधिनियम केशव चंद्र सेन और बहराम जी मालाबारी के प्रयास से पारित हुआ। तो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा सकता है कि बाल विवाह का निषेधक कानून कब आया था? 1851 में। प्रश्न नंबर 56, केरल के श्री नारायण धर्म परिपालन योगम का कार्य क्षेत्र क्या था? तो उनका केरल के वो था दलित और किसानों के लिए वो काम करते थे, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम जी। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक फैक्ट जानने का है कि इसकी इस संख्या की स्थापना श्री नारायण गुरु डॉक्टर पलपू और कुमार आसन ने द्वारा 1902 से 1903 में की गई। केरल में की गई। धात्य की संस्था के नेता टी के माधवन 1920 में मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था। ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि मंदिर प्रवेश आंदोलन दलितों के लिए किसने चलाया था? टी के माधवन ने। कब चलाया था? 1920 में। 1920 में क्या था? 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने भी शुरू किया था। ठीक है ना, उसी समय टी के माधवन ने चलाया था ये मंदिर प्रवेश वाला। प्रश्न नंबर 57, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? तो वो नामकरण किया था दादा भाई नौरोजी ने। प्रश्न नंबर 58, इसमें नाम है और पत्रिका जो उन्होंने पत्रिका छपवाई थी, जैसे कि अब्दुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट की न्यू इंडिया, महात्मा गांधी की यंग इंडिया। उत्तर हो गया ए। चलिए प्रश्न नंबर 59, 1927 में मद्रास विधानसभा के लिए नामांकित की जाने वाली प्रथम महिला है ना, कौन थी? वो थी मुथुलक्ष्मी रेड्डी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न, क्योंकि वो मद्रास विधानसभा के लिए चुनने वाली पहली महिला थी। प्रश्न नंबर 60, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वास्तविक जनाधार वाली राजनीतिक पार्टी किस वार्षिक अधिवेशन के पश्चात बनी थी? वो बनी थी नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1920 में। इसके बाद जो है कांग्रेस से जो आम जनता बड़े पैमाने पर जो है जुड़ गई थी। क्यों जुड़ गई थी? क्योंकि 1920 में ही आप देखेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है गांधी जी ने शुरू कर दिया था, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब शुरू हुआ तो ये बड़ा फेमस हो गई थी कांग्रेस लोगों के बीच में। चलिए प्रश्न नंबर 61, अभिकथन। 1939 में कांग्रेस द्वारा प्रांतों के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के पश्चात शीघ्र ही मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। ये बिल्कुल सही कथन है। अंबेडकर ने इसका समर्थन किया? नहीं, ये दरअसल इसका कोई भी लिंक नहीं बनता है, क्योंकि इसलिए दोनों तो सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। यहाँ पे व्याख्या देख सकते हो। भारतीय वायसराय लॉर्ड लिंथगो ने भारतीयों की बिना अनुमति के यह घोषणा कर दी थी, है ना। तो उन्होंने बिना अनुमति के जो है, चूँकि 1939 में क्या था, 1939 में द्वितीय वर्ल्ड वार शुरू हो चुका था, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो लिंथगो उस समय वायसराय थे, उन्होंने भारतीयों से पूछा भी नहीं और भारत को वर्ल्ड वॉर में शामिल कर दिया। तो जबकि भारत भी जर्मनी के विरुद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ जो है शामिल उन्होंने हो गया, ये उन्होंने ऐसी घोषणा की। इसके विरुद्ध, इसी घोषणा के विरुद्ध जो है कांग्रेस ने अपने शासित प्रदेशों से इस्तीफा दे दिया था। और चूँकि
15 नवंबर 1939 को मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया था। तो जो इसमें जो मुस्लिम लीग थी उसने तो मुक्ति दिवस मनाया था और अंबेडकर ने इसका समर्थन किया था। किसका? त्याग पत्र देने का समर्थन किया था। चलिए प्रश्न आते हैं आपके विश्व इतिहास से, जो कि विश्व इतिहास एक बहुत बड़ा सेक्शन है, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। कुछ चीज़ें अक्सर रिपीट होती रहती हैं। हाँ, इसमें कुछ लेखक है और उनकी इतिहास की परिभाषा है, तो हम मिला लेते हैं। तो इसमें जो ओक साठ साहब हैं, उन्होंने कहा था इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, इसका वास्तविक महत्व शैक्षिक है। तो ओस्काट जो थे इतिहास का महत्व शैक्षिक समझते थे, है ना। ट्रेवेलियन जो थे, ट्रेवेलियन ने कहा था कि सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है, ट्रेवेलियन साहब ने कहा था। और कोलिंगवुड साहब ने कहा था संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। बड़ा फेमस कथन है ये, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ब्यूरी ने कहा था इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इसमें कम नहीं और इससे अधिक भी नहीं। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण कथन है ब्यूरी का, इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। अच्छा, लेक्स लॉ की नियम अधिनियम ने धर्म परिवर्तन करने से बने ईसाइयों को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिए थे। लेक्स लॉ की, इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। लेक्स लॉ के अधिनियम ने धर्म परिवर्तन से बने ईसाइयों को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिए। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करना था। ईसाइयों ने इस एक्ट के माध्यम से हिंदू धर्म के सामाजिक व्यवस्था में आंतरिक हस्तक्षेप किया। चलिए प्रश्न नंबर 64, कथन है अवेस्ता पारसियों का पुनीत धार्मिक ग्रंथ है। ये बात बिल्कुल सही है। अवेस्ता जो है पारसियों का एक होली बुक है उनकी। चलिए, मैडम कामा ने पारसी समाज और पारसी महिलाओं के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। बिल्कुल सही है, लेकिन इनका संबंध नहीं है, इसलिए आंसर जाएगा बी। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे अवेस्ता की भाषा और सामग्री वैदिक भाषा और वैदिक मंत्रों आदि से बहुत समानता है। देखो भाई, ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है कि अवेस्ता की जो भाषा है वो वैदिक ग्रंथों और वैदिक मंत्रों से काफ़ी मिलती जुलती है। और ये जो मैडम भीकाजी कामा थी, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो झंडा था वो जर्मनी के स्टुअर्ट गार्ड में फहराया था, है ना। ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, यूएसए में सिविल युद्ध के पश्चात काले लोगों को मताधिकार संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तर्क है यूएसए के दक्षिणी राज्यों ने यह अज्ञापक कर दिया है कि 1860 की मतदाता सूची में मतदाता होने के लिए पिता एवं दादा का नाम होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है और व्याख्या बनती है ए। दोनों कथन सही है और उनकी व्याख्या भी सही है। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में से यह किसने कहा था कि आधुनिकोत्तर वाद की परिभाषा मात्र एक पद की परिभाषा नहीं है, यह तो वर्तमान युग का चित्र है जिसमें यह मूल्यांकन किया जाए कि इसके प्रति हमारी अनुक्रिया क्या है। तो इसमें इसका जो उत्तर दिया गया है वो इनमें से किसी ने नहीं कहा था, यानी कि ना तो लुटार साहब थे, ना ही अर्नन गरे थे और ना ही जेजी मेर्क्यूर थे। अब है इतिहास के अनुसंधान से प्रश्न है नंबर 67। बताएं भाई,
ये सूची 1 और सूची 2 दी गई है, मिलान करना है। तो मिलान करेंगे पुरापाषाण, किसे पाषाण उपकरण, शैल चित्रण, चिप्पड़ पाषाण उपकरण या लघु पाषाण, बताओ। अच्छा, व्याख्या देखते आ रहे हो तो व्याख्या देखने की आदत हो गई है, चलो देख लो। तो पुरापाषाण जो थे वो चिप्पड़ पाषाण उपकरण है, ठीक है। मध्य पाषाण में मिलते हैं लघु पाषाण उपकरण, इसको याद रखेंगे। मध्य पाषाण में कौन से मिलते हैं? लघु पाषाण। और नव पाषाण में मिलते हैं घिसे पाषाण उपकरण, और उच्च पुरापाषाण में मिलते हैं शैल चित्र। क्या मिलते हैं? शैल चित्र। प्रश्न नंबर 68, सर्वाधिक हड़प्पीय पुरास्थल किस नदी के किनारे पाया गया? तो वो था सरस्वती नदी के किनारे पाए गए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 69, हड़प्पा सभ्यता की वह कौन सी विशेषता थी जो समकालीन अन्य सभ्यताओं से ज्ञात नहीं होती है? वो है सूती कपड़ा। सूती कपड़ा एक ऐसी विशेषता है जो दूसरी समकालीन जो व्यवस्थाएं सी थी, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया जो थी, वहाँ पर नहीं देखने को मिलती हैं, क्योंकि हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया था, जो समकालीन अन्य सभ्यताओं से ज्ञात नहीं है। बाद में अन्य सभ्यताओं के लोगों को कपास की जानकारी हुई। कालीबंगा से मिट्टी के बर्तन के एक टुकड़े पर, कालीबंगा से मिले भाई, है ना, सूती वस्त्र की छाप मिली है। प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित ग्रीक रोमन लेखकों का सही कालक्रमानुसार क्या है? तो वो है, सबसे नंबर पे है टेसियस, और उसके बाद है स्ट्रैबो, उसके बाद है प्लिनी के बाद है टोलमी। तो पहले टेसियस, स्ट्रैबो, प्लिनी, टोलमी, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं इनकी व्याख्या, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ग्रीक रोमन लेखकों का सही कालक्रम ऐसे प्रकार है। टेसियस, यह ईरान के राजवैद्य थे। क्या थे ये? राजवैद्य। कहाँ के? ईरान के। इसने भारत के विषय में समस्त जानकारी ईरानी अधिकारियों द्वारा प्राप्त की थी। स्ट्रैबो के लेखों से मौर्यकालीन भारतीय इतिहास की, और स्ट्रैबो ने क्या लिखा है? मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। प्लिनी से नेचुरल हिस्टोरी का, जिसमें भारतीय वस्तुओं, पेड़ों, पौधों, खनिज की जानकारी मिलती है। टोलमी के लेखों से भारतीय व्यापार की जानकारी मिलती है। टोलमी के लेखों से भारतीय व्यापार की जानकारी मिलती है। प्रश्न नंबर 71, है ना, रोमन सिद्धांत बताइए। रोमन सिद्धांत जो थे, रोमक जो सिद्धांत थे, वो यूनान के प्रभाव से हमें देखने को मिलते हैं। और जो राउल लेटिट मध्यभांड क्या थे? ये रोमी प्रभाव से थे। और सुर्खी क्या थी? सुर्खी जो थी कुषाण प्रभाव की थी। और बीज गणित किसने दिया था? अरबों ने दिया था। बीज गणित किसने दिया था? अरबों ने, है ना। तो ये याद कर लेंगे, नया क्वेश्चन है, कभी भी आपको दोबारा रिपीट देखने को मिल सकता है। प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि अनुसंधान कार्यप्रणाली के प्रश्न में कौन सा कथन सही नहीं है। तो उत्तर से जैसे हमें देखने को मिल रहा है कि पहला कथन सही नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। इतिहास लेखन में वैयक्तिक दृष्टिकोण अपनाने से अतीत का सही चित्र प्रस्तुत करना संभव हो जाता है? नहीं, संभव नहीं होता है, ठीक है ना। इन चीज़ों को देखना है ध्यान से। इसके बाद बी, रिकॉर्ड की बाह्य और आंतरिक समीक्षा इतिहासकारों को प्रामाणिकता को स्थापित करने में सहायता करती है। बिल्कुल सही है। सी, अतीत की घटनाओं की आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए इतिहासकार को उन घटनाओं के घटनाक्रम को जानना आवश्यक है। बिल्कुल सही है। डी, अतीत के ऐतिहासिक रिकॉर्ड पूर्णतया प्रामाणिक एवं सही नहीं हो सकते जिनसे इस तथ्यों को जाना जा सके। ये कथन भी सही है।
प्रश्न नंबर है 73। 17वीं शताब्दी की वैज्ञानिक क्रांति से पहले पश्चिम के इतिहास लेखन कुछ नियत कमजोरियों से ग्रस्त था। निम्न में से कौन सा कथन इसकी पुष्टि करता है? अधिकतर लेखक समय के गुजरने के साथ आने वाले परिवर्तनों के विचारों से अनभिज्ञ थे। इतिहास की विषय वस्तु को लगभग साहित्य एवं दर्शन शास्त्र की शाखा समझा गया। बिल्कुल, ये इसमें दोनों ही कथन सही हैं, ए और बी। तो इसलिए व्याख्या देखेंगे। 17वीं शताब्दी की वैज्ञानिक क्रांति से पहले पश्चिम में इतिहास लेखन कुछ नियत कमजोरियों से ग्रस्त था, क्योंकि अधिकतर लेखक समय के गुजरने के साथ अपने आने वाले परिवर्तनों के विचार से अनभिज्ञ थे और इतिहास की विषय वस्तु को लगभग साहित्य अथवा दर्शन शास्त्र की शाखा समझा गया। यह स्थिति वैज्ञानिक क्रांति से यानी प्रबोधन युग के पहले तक बनी रही। उसके बाद जो इतिहास को वैज्ञानिक तरीके से उसकी अध्ययन किया जाने लगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का नाम एक साथ आया है? वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों शासकों का नाम एक साथ आया। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता कि काठियावाड़ की अर्ध शुष्क सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन प्रथम ने कराया था, जबकि समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, यहाँ पे थोड़ा देखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन करता है। अच्छा, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है ये पहला संस्कृत अभिलेख है और ये पहला ऐसा अभिलेख है जहाँ पर बंधुआ मजदूरी है ना, बंधुआ मजदूरी के साक्ष्य मिलते हैं। और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 16वीं शताब्दी के विजयनगर शासन की राजकीय अर्थनीति को सामंतवादी कहा था? तो ये थे एन वेंकटरमन्या। मध्यकालीन सामंत की वाद की व्याख्या एन वेंकटरमैया ने की थी है। उन्होंने 16वीं शताब्दी के विजयनगर शासन की अर्थनीति को सामंतवादी कहा। उल्लेखनीय है कि हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने विद्यारण संत के आशीर्वाद से दक्षिण भारत में 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो साथियों, मेरा विश्वास है कि इसकी व्याख्या से आप बहुत लाभान्वित होंगे और जल्द ही हम इससे अगले फिर से एक प्रश्न पत्र लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप जुड़े रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।